हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक में। आज हम पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में हमने हाइट एंड डिस्टेंस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस करके देखे थे जो 9.1 के हमारे क्वेश्चंस थे, और उसी के आगे हम 9.1 के और क्वेश्चंस करके देखेंगे। और हमने हाइट एंड डिस्टेंस का जो टॉपिक पिछले वीडियो में समझा था उसको आज हम अच्छे से इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। और 9.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें दो केसेस वाला एक क्वेश्चन दिया गया है, यानी एक क्वेश्चन है जिसके अंदर दो केस है। तो जो सबसे पहला केस है उसमें कहा गया कि एक बिल्डर है, दोनों केस में एक बिल्डर है। पहले वाले केस में बिल्डर के पास एक स्लाइड बनानी है, उसको स्लाइड यानी फिसल पट्टी जो गार्डन्स वगैरह में लगी रहती है, वो स्लाइड उसे बनानी है। उसकी हाइट जो है वो ग्राउंड से 1.5 मीटर ऊपर होने वाली है। तो पहली स्लाइड की हाइट 1.5 मीटर ऊपर होने वाली है, और स्लाइड जहां पर आके रुकेगी, यानी ग्राउंड पर स्लाइड जहां नीचे आके रुकेगी वो 30 डिग्री एंगल बना के रुकेगी। यानी ये वाली स्लाइड है, सबने स्लाइड्स देख ही रखी है, तो ये वाली जो स्लाइड है यहाँ 30 डिग्री एंगल बनाएगी ग्राउंड के साथ, और उसकी हाइट 1.5 मीटर है। अब बिल्डर चाहता है कि इससे वो कैलकुलेट करे कि किस लेंथ की स्लाइड उसे बनवानी चाहिए ताकि हाइट इतनी जाए और इतना एंगल बने। दूसरा केस सिमिलर वैसा ही है, एंगल 60 डिग्री का बनाना है और हाइट 3 मीटर्स की रखनी है, और फिर से कैलकुलेट करना है कि कितनी लेंथ बनाए, वो कितनी लेंथ रखे स्लाइड की, ताकि ये जो चीजें उसने सोच रखी दिमाग में उस हिसाब से बन जाए, हाइट भी उतनी रहे और एंगल भी उतना ही रहे। तो उसने फिर उसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करके उसे बताएंगे कि स्लाइड की लेंथ कितनी रखनी चाहिए, उसे यहाँ भी स्लाइड की लेंथ है वो कितनी रखनी चाहिए, ये हम कैसे बताएंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। और क्या लगाएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस लगाएंगे। तो अब इसमें आपको क्या करना है कि ये वाला एंगल है, ये वाली साइड, दो ही चीजें दे रखी है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमने पिछले वीडियोस में देखे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या काम होता है कि दो साइड्स और एक एंगल के बीच का वैल्यू बताना। तो यहाँ पर भी सेम चीज है, एक एंगल है, एक साइड है, और एक साइड हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे, और इधर यहाँ पर यानी सी पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कौन सा रेशियो लगाए कि ये साइड भी इंक्लूड हो जाए और ये साइड भी इंक्लूड हो जाए। तो हमारे पास जो रेशियो है यहां से लगेगा, तो अपोजिट साइड चाहिए और हाइपोटेनस यानी 90 डिग्री के सामने वाली साइड चाहिए। इस स्लाइड को क्या किया मैंने, एक राइट एंगल ट्रायंगल में फॉर्म कर रखा है, इसलिए यहां पर से ये हाइपोटेनस बन जाएगी सामने वाली साइड लेंथ, और ये अपोजिट साइड बन जाएगी। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो अपोजिट साइड और हाइपोटेनस के मिलाकर बना हुआ है, तो वो फॉर्मूला है साइन थीटा। तो हम यहाँ पर एक बार साइन थीटा लिख लेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू साइड अपोजिट टू थीटा, साइड अपोजिट टू थीटा यानी थीटा की अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, ये हो गया साइन थीटा का फॉर्मूला। तो जब हम साइन थीटा यहां लगाएंगे यानी हम साइन सी लगाएंगे, तो साइन सी यहां लग जाएगा। तो ट्रायंगल के अकॉर्डिंग साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी, जो कि अपोजिट साइड है, तो यहां आ जाएगा ए बी। और फिर क्या लग जाएगा, लेंथ, या जो इसमें लेंथ है वैसे हम ट्रायंगल के अकॉर्डिंग उसको कहते हैं हाइपोटेनस। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस जो कि है बीसी, तो यहाँ पुट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमने साइन सी निकाल दिया, अब ट्रायंगल में से वैल्यूज भी पुट कर लेंगे। तो सी के वैल्यू क्या है 30, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 30 डिग्री, तो ये हो गया साइन 30 डिग्री यहाँ पर। और यहाँ ए बी की वैल्यू कितनी है वो देख लेते हैं। तो ए बी की वैल्यू ट्रायंगल में से दी हुई है 1.5, तो ये लिख दी 1.5, और बीसी की वैल्यू दी नहीं है, तो वही पूछा हमको, लेंथ पूछिए, लेंथ, तो ये है लेंथ, ये बीसी, हम बीसी को अकेला छोड़ देंगे इसी तरह, मतलब बिना वैल्यू पुट के छोड़ देंगे क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है। फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब निकालेंगे कैसे वैल्यू, अगर यहाँ पर कोई नंबर होता तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता, बीसी को अकेला छोड़ देता, नंबर निकाल लेता, लेकिन यहाँ तो क्या है साइन 30। अब साइन 30 में वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो याद करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में साइन 30 की एक वैल्यू दे रखी है, साइन 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2। ये कहां से लाए हम, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। और फिर 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन बीसी तो हो ही सकता है, तो हमने लिख दिया 1.5 अपॉन बीसी। फिर यहां सिर्फ इतना से एक चेंज किया हमने, साइन 30 की वैल्यू रखी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। अब हमें बीसी चाहिए, तो बीसी को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको यहां मल्टीप्लाई, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये बीसी हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई, तो बीसी 1 सा बीसी, बीसी को 1 से मल्टीप्लाई करो, किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करो, आंसर तो वही आना है। और 1.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो ये आंसर हमारा आ गया 3 मीटर्स। यानी ये जो स्लाइड की लेंथ है, कौन सी स्लाइड की लेंथ, जो 1.5 मीटर ऊंची होगी और 30 डिग्री का एंगल बनाएगी, जो बच्चों के लिए बनाई गई है, उसकी जो लेंथ है वो 3 मीटर्स की होनी चाहिए, ये हमें पता चल गया। तो हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया, और एक साइड और एक एंगल की वजह से एक और साइड निकाल दी। तो सेम केस इसमें भी लगेगा, वही के वही साइन लगेगा। इस बार साइन कहाँ लगेगा, यहाँ पर। हमें इसमें भी ये पूछा, ये दे रखी है, हाइट दे रखी है और लेंथ पूछी गई है, ये है लेंथ।
हम इसमें भी वही के वो फॉर्मूला लगा लेंगे, तो हम यहाँ पर इस बार लगाएंगे पी पर, तो हो गया साइन पी। तो साइन पी इज इक्वल टू ट्राइंगल के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, आर क्यू, सामने वाली साइड आर क्यू, और फिर इसको लिख देंगे पी आर, ये वाली साइड कौन सी है, हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि साइन का फॉर्मूला है साइड अपोजिट टू थीटा अपॉन हाइपोटेनियस। अब मैंने जनरल फॉर्मूला लिख रखा था, इसलिए मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो साइन पी इज इक्वल टू, ये हो गई साइड अपोजिट वाली और ये हाइपोटेनियस। अब साइन पी, तो ट्राइंगल के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या है, 60 डिग्री, और आर क्यू कितना है, 3 मीटर्स है, और पी आर कितना है वो पता नहीं, तो यहाँ पर हमने एज इट इज छोड़ दिया। सेम प्रोसेस इसमें भी रहेगा, लेकिन इसमें साइन 60 की वैल्यू अलग आएगी, साइन 30 की वैल्यू अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अलग वैल्यूज दे रखी है, यहाँ भी हमें हाफ नहीं रखना है, वहां 30 था यहाँ 60 था। तो साइन 60 की वैल्यू जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में दे रखी है वो है √3/2। ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देख सकते हैं, या फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रहती है तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना सकते हैं पेपर के पीछे, जो मैंने पिछले एक वीडियो में बनाने की ट्रिक भी बता रखी है। तो हम यहाँ से पी आर निकालेंगे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पी आर इज इक्वल टू, पी आर को पहले √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 इंटू 2 करवा देंगे। अब हमको यहाँ से पी आर अलग छोड़ देना है, तो पी आर अलग कैसे छूटेगा कि 3/2 के 3 इंटू 2 के डिवाइड में √3 चला गया। अब ये 3/2 के डिवाइड में √3 क्यों चला गया, क्योंकि यहाँ पर है इसके मल्टीप्लीकेशन में, हमें जब किसी की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसे छोड़ते हैं हम अकेला। अकेला छोड़ने का मतलब जो उसके मल्टीप्लीकेशन में होता है वो इक्वल्स टू के सामने डिवीजन में चला जाता है, तो ये यहाँ डिवीजन में आ गया। तो हमारा जो पी आर आने वाला है वो कितना आएगा, पी आर इज इक्वल टू 3। ये जो 3 है उसको मैं क्या करूंगा, तोड़ के लिखूंगा। तोड़ के कैसे लिखूंगा कि एक 3 दो √3 से मिलकर बना होता है, तो √3 इंटू √3 और इंटू 2 हो गया। ये कैसे किया हमने, ये मैंने कई बार बताया है कि जब भी एक कोई भी होल नंबर बना हुआ होता है वो दो अपने रूट वाले नंबर से बना होता है। जैसे अगर 2 है तो √2 इंटू √2 से बना हुआ है, वैसे ही अगर 3 है तो √3 इंटू √3 से। तो 3 को हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया। अभी क्यों तोड़ा, क्योंकि यहाँ पर नीचे √3 दे रखा था, तो उसको हम सेटल करके हम क्या करेंगे, आंसर जितना ज्यादा छोटा हो सके, जितना ज्यादा आंसर कट के आए उतना आने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ √3 से √3 कट गया, तो इसका आंसर आएगा 2√3 मीटर्स। तो ये हो गए दोनों के आंसर्स निकल के आ गए। ये पी आर क्या है, बड़ी वाली स्लाइड की लेंथ जो बड़े बच्चों के लिए बनाई जा रही है, और ये जो है BC यानी 3 मीटर्स वो किसके लिए, छोटे बच्चों के लिए जो बनाई जा रही है उस स्लाइड की लेंथ है। तो इस तरह बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर कोई और भी क्वेश्चन आता है, सपोज इसमें स्लाइड पूछा गया, कोई और क्वेश्चन है जिसमें हमें कुछ और पूछा है, सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस की मदद से हम आराम से निकाल सकते हैं। हमें क्या चाहिए, एक साइड चाहिए और एक एंगल चाहिए, बस। हम एक और क्वेश्चन करके देखेंगे जिसमें हमें इसी तरीके का कुछ इंप्लीमेंट करना होगा, कोई रेशियो इंप्लीमेंट करना है और हमें कोई साइड निकालनी है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उस क्वेश्चन में कहा गया कि एक बिल्डिंग है, AB नाम की एक बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग को आप एक पॉइंट से देख रहे हैं जिसका नाम है C, और वो जो C है वो बिल्डिंग के मतलब बिल्डिंग के बॉटम से 30 मीटर्स दूर है। तो 30 मीटर्स दूर यानी जो B से C है उसका डिस्टेंस है 30 मीटर्स, और जो बिल्डिंग है वो ऐसे इरेक्ट खड़ी है, ऐसे सीधा खड़ी है बिल्डिंग, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एक एंगल बना रही है। और फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ये 30 मीटर्स दूर है और 30 डिग्री का एंगल, जब हम बिल्डिंग के टॉप को ऐसे देख रहे हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। ऐसा नहीं लिखा है कि वहां बन रहा है एंगल कि यहाँ बन रहा है, ऐसा लिखा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमको समझ आ जाता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन दो ही होते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं, डिप्रेशन जब आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो नीचे से ऊपर टॉप को देख रहे हैं बिल्डिंग के, तो टॉप को मतलब यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन और वो 30 डिग्री का बन रहा है। अब हमें क्या करना है, इसकी मदद से कहा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की, इस बिल्डिंग की जो हाइट निकालनी है वो हमें इसमें पूछा गया है। तो हमने मान लिया कि हाइट जो है वो बिल्डिंग की AB है, और ये एक पूरा ट्राइंगल फॉर्म कर लिया। तो हम यहाँ लिख देते हैं इन ट्राइंगल, यहां से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के अंदर फिर से यहां आके देखना है कि फाइंड क्या करना है, ये हाइट। और इस हाइट को फाइंड करने के लिए मेरे पास ये है और ये है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो एडजेसेंट साइड यानी एंगल की एडजेसेंट साइड और एंगल के अपोजिट साइड पे लगता है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, ऐसा फॉर्मूला है tan थीटा। तो tan थीटा लगा देंगे हम। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइड एडजेसेंट टू थीटा, साइड अपोजिट टू थीटा। पहले अपोजिट टू थीटा आएगा, थीटा की अपोजिट साइड, और थीटा की एडजेसेंट साइड, साइड एडजेसेंट टू थीटा। एडजेसेंट मतलब पास वाली साइड, अपोजिट मतलब सामने वाली साइड। तो यहां से हम लोग साइन का ये tan का फॉर्मूला यूज करेंगे और यहां से लगा देंगे इस ट्रायंगल में। तो मैं पहले
एक जनरल फॉर्मूला ट्राइंगल के अकॉर्डिंग लगाऊंगा, तो tan c लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पर है c, और यूज किस किस को करूंगा, ए बी और बी सी को, अपोजिट साइड ए बी और एडजेसेंट साइड बी सी। तो हमें फिर एक बार देखना है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ए बी, तो वो ए बी इसमें आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे तब ए बी निकाल सकेंगे। अब क्या करेंगे, ट्राइंगल के अंदर से वैल्यूज रख देंगे, तो सी की वैल्यू है 30 डिग्री, ए बी की जो वैल्यू है वो पता नहीं, वही तो निकालनी है, और बी सी की जो वैल्यू है वो है 30 मीटर्स। तो इस तरह हम क्या करेंगे, अब यहां से tan 30 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से रखेंगे, इसकी वैल्यू आ गई, और ए बी की वैल्यू निकाल देंगे, जो पिछले क्वेश्चन में भी सेम था प्रोसेस। तो हम यहाँ से tan 30 की वैल्यू ढूंढते हैं, तो tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1/√3। ये कहाँ से देखी मैंने tan 30 की वैल्यू 1/√3, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से। तो ये हो गया tan 30 की वैल्यू। आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना भी सकते हैं, याद भी रख सकते हैं, जिस तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ज्यादा कंफर्टेबल लगे उस तरीके से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज याद रखनी है। तो हमने ये वैल्यू रख ली tan 30 की। अब हम यहाँ से ए बी निकालना चाहते हैं, तो ए बी किस तरह निकालेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हर क्वेश्चन में हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो करना ही पड़ेगा। तो 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ए बी को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ए बी की, तो हम जिसकी वैल्यू चाहिए होती है उसे हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो मैंने क्या किया, ए बी के साथ में जो लोग हैं सारे के सारे आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड, और 30 1 जा 30, ये आ जाएगा राइट हैंड साइड में। तो हमने क्या किया, स्वैप करवा दिया, उसको इधर और इसको इधर। अब ए बी की वैल्यू चाहिए, तो ए बी इज इक्वल टू 30/√3, ये अपॉन में √3 आ गया, क्योंकि जिसकी वैल्यू चाहिए उसको अकेला छोड़ो, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला गया। अब यहाँ पर आ गया 30/√3। अब एक तरह से तो ए बी की वैल्यू आ चुकी है यहाँ तक, फिर हम क्या करेंगे, इसको आगे करेंगे। यहाँ पर हमें जो पूछा था ए बी की वैल्यू वो आई, लेकिन इससे भी हम आगे एक स्टेप करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन को मिनिमाइज करके लेके जाना है। तो हम लोग यहाँ से ए बी को अलग करेंगे। तो 30 की वैल्यू जो है, 30 जो है वो दो चीजों से बना हुआ है, 3 10 30, 3 × 10 से। तो पहले मैं एक बार 3 × 10 लिख देता हूँ और नीचे √3 लिख देता हूँ, और फिर से हम पिछले क्वेश्चन में जैसे 3 को तोड़ा था वैसे √3 × √3 दो हिस्सों में तोड़ देंगे, तो ये हो गया, दो हिस्सों में टूट गया। और फिर से हम वैसे ही √3 से √3 काट देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 10√3 मीटर्स। तो इस तरह से हमने क्या किया, ए बी की जो वैल्यू है यहाँ तक आ गई थी। यहाँ तक अगर आप एग्जाम में छोड़ देते तो मे भी पॉसिबल है कि आपका अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो टीचर आपके आधे मार्क्स काट लेता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है, ये दो लाइन का जो स्टेप है वो भी करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको क्या पता चल रहा है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है। जो अगला टीचर चेक कर रहा है वो पता कर सकता है कि आप √3 को 3 से काट रहे हैं, मतलब आपने उतना सोच के ये कैलकुलेट किया, तो आपको वो आधा मार्क्स ज्यादा दे सकता है। जब किस केस में फुल मार्क्स दे सकता है, आधा मार्क्स ज्यादा, यानी 2 है तो 2.5 नहीं देगा, 2 के 2 पूरे के पूरे मिल जाएंगे और आधा मार्क्स कटने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इस तरह हमने क्या किया, ए बी की वैल्यू निकाल ली। तो ये वैल्यू किसकी आई है, 10√3। ये जो वैल्यू है वो हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ गई। तो आपको लास्ट में क्वेश्चन में लिख देना है द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये जो है ना, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर्स, और इस तरह क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो इस तरह हम एक और क्वेश्चन करके देखेंगे। अब जो अगला क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में हमें ये निकालना है। अब तक हमने क्या किया, हाइट निकाला, डिस्टेंस निकाला, ये जो डिस्टेंस दे रखा है वो निकाले, या हाइट निकाला, पिछले क्वेश्चन में स्लाइड निकाला, स्लाइड की लेंथ निकाली। अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें भी कुछ इस तरह ये वाली स्लाइड जो लेंथ निकाली थी उसी तरह हाइपोटेनस की लेंथ निकालनी है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो 9th एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। उसमें हमें कहा गया है कि एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर्स ऊपर हाइट पे उड़ रही है, और उस काइट को जिस रस्सी से बांध रखा, यानी जिस धागे से बांधा हुआ है, वो धागा यहाँ पर ग्राउंड पे एक Z पॉइंट पर बांध के रखा हुआ है, ग्राउंड पर एक Z पॉइंट पे बांधा हुआ है, और वो काइट जो है वो 60 मीटर्स ऊपर उड़ रही है। और फिर क्या कहा गया कि वो जो एंगल बना रहा है, धागा जो बांधा हुआ है, धागा क्या करेगा, कि एंगल बनाएगा। आपने देखा होगा जब भी काइट उड़ाते टाइम एक धागा पूरा एक एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, तो वो एंगल यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है। तो हमें क्या करना है, ये जो धागा यूज हुआ है, कितना धागा यूज हुआ कि एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बना और काइट 60 मीटर्स ऊपर चली गई, वो हमको फाइंड करना है, यानी ये जो धागा यूज हुआ वो हमें फाइंड करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें भी हमें इसी तरीके से क्या करना है, एक साइड और एक एंगल की मदद से दूसरी साइड निकालनी है। तो पहले हम लिख लेंगे इन ट्राइंगल XYZ, मैंने XYZ लिया हुआ है और उस ट्राइंगल में Y एंगल को 90 डिग्री क्या दिया है। तो 90 डिग्री होने से क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनस होता है, ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल यूज करना ही है। और XY इज इक्वल टू 60 मीटर्स लिखा है, तो XY इज इक्वल टू 60 मीटर्स क्या था, जो उस काइट की हाइट थी, यानी काइट जितनी ऊपर थी ग्राउंड से वो है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे
हम यहाँ पर इस z के बेसिस पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो यहां से लगे तो ये भी इंक्लूड हो जाए और ये भी इंक्लूड हो जाए, यानी z से लगे तो अपोजिट साइड भी इंक्लूड हो जाए और हाइपोटेनस भी इंक्लूड हो जाए। तो ऐसा जो फॉर्मूला है वो है साइन थीटा। जो रेशियो है वो सबसे पहला रेशियो जिसके अंदर है साइड अपोजिट टू थीटा, थीटा की अपोजिट साइड अपॉन साइड एडजेसेंट टू थीटा, सॉरी हाइपोटेनस, साइड एडजेसेंट टू थीटा तो कॉस में आता है, साइन में डिनोमिनेटर में, हाइपोटेनस साइड अपोजिट टू थीटा अपॉन हाइपोटेनस। तो इस तरह जनरल फॉर्मूला लिखने से पहले आप जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं तो कई बार मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं, इसलिए जनरल फॉर्मूला मैं हर बार लिखता हूँ साइड अपोजिट टू थीटा, यानी थीटा की अपोजिट साइड। अब ट्राइंगल के बेसिस पे हम क्या लगा रहे हैं, साइन जेड लगा रहे हैं, तो अपोजिट साइड कौन सी होगी, एक्स वाई, और हाइपोटेनस क्या होगा, एक्स जेड। तो ये दो चीजें लिख ली मैंने। अब एंगल के अकॉर्डिंग जेड जो है वो 60 डिग्री है ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, और एक्स वाई जो है वो 60 मीटर्स है, और ये जो वाई जेड है वो हमें, एक्स जेड है वो हमें दे नहीं रखा, वही हमें पूछा गया कि उस धागे की लेंथ निकालनी है, तो एक्स जेड हमें नहीं दिया हुआ। तो साइन 60 की वैल्यू हम कहां से लाएंगे, साइन 60 की वैल्यू लाएंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। इसकी वैल्यू इसने दे रखी थी, तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 और 60 अपॉन एक्स जेड। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसकी मदद से एक्स जेड को अकेला करेंगे। ये सेम प्रोसेस है सारे क्वेश्चंस में। आपने अगर 2-3 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिए तो कोई भी क्वेश्चन आए आपको सिर्फ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है वो समझ के एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है, और जैसे वैल्यूज पुट की आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाया और बात खत्म। तो यहां से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो एक्स जेड इंटू √3 और 60 इंटू 2 कुछ इसी तरह होगा। तो एक्स जेड और 60 इंटू 2 मैं ऐसे एज इट इज रहने देता हूँ और उसको नीचे बुला लेता हूँ। किसको नीचे बुलाया, √3 को। क्यों, क्योंकि हमको एक्स जेड में वैल्यू चाहिए। ये जो है मल्टीप्लीकेशन है, एक्स नहीं है, ये एक्स जेड इंटू √3, तो √3 को नीचे बुला लिया। अब इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, फिर से वही उसी तरीके से √3 को हटाना है, बट इस बार तो 3 नहीं है, 3 है, कहाँ है, 60 में, 2 30 जा 60 होता है, तो हम यहाँ से एक्स जेड इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, 2 30 जा 60, या चाहे आप तो सीधा इसमें 23 जा भी लगा सकते हैं। हमें तो 3 अकेला चाहिए बस, तो मैं यहाँ 23 जा लगा लेता हूँ। तो 20 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन √3। ये मैंने क्या किया, 23 जा 60 को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। कैसे तोड़ा, क्योंकि मुझे √3 चाहिए, तो मैं 3 को √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ। ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि एक 3 2 √3 से मिलकर बना होता है, और एक्स जेड इज इक्वल टू √3 से √3 कैंसिल, और 22 जा 40 और √3, 40 √3 मीटर्स। तो ये हमारा आंसर आ गया 40 √3 मीटर्स। ये आंसर कैसे आया कि हमने यहाँ से √3 को अलग कर दिया और हमने 40 √3 मीटर्स निकाल दिया। यानी ये जो 40 √3 मीटर्स निकाला ये क्या है, 40 √3 मीटर्स ये है, 40 √3 मीटर्स लेंथ है धागे की, जितना धागा बांध के उस पतंग को उड़ाया गया है वो लेंथ है 40 √3 मीटर्स। तो इस तरह एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सारे क्वेश्चन इसी तरह बहुत इजी टाइप से सॉल्व हो जाते हैं। बस आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन समझ के ट्राइंगल में रखना है, और हाइट एंड डिस्टेंस बहुत इजी लगने लगता है जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अच्छे से याद हो। तो फ्रेंड्स इसी तरह हमने आज कुछ 3 क्वेश्चंस और करके देखे। इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, यानी इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, या फिर हो सकेगा तो सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ध्यान इसलिए देते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर हो गए तो आप उसकी मदद से कोई भी टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, और बने रहिए मैथ्स मैजिक के साथ।